हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन और भी बेहतर हो, और भी अच्छा हो, और भी आप जमकर अच्छे से अपने एग्जाम दे पाएं, उसके लिए मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। इसी श्रेणी में मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, और आज के इस वीडियो में हम लोग BEGAE 182 को फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये वाली जो वीडियो सीरीज है, इसके अंतर्गत हम लोग एक लेक्चर को पहले ही सुन चुके हैं। जिन भी छात्रों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, तो उनसे अनुरोध है कि एक बार वो वीडियो लेक्चर को देख ले, उसके बाद इस वाले वीडियो लेक्चर को देखें। और इस वाले पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, और कमेंट में भी पिन करवा दूंगा। तो आप लोग वहां से भी लिंक पे क्लिक करके अपना जा करके आप लोग पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इस दूसरे वाले लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि तभी सारी बातें जो है आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। खैर, इतनी सारी बातें तो आप लोग समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो अंशु पब्लिशर्स है ना, ये पहले इग्नू टिप्स असाइनमेंट के नाम से जानी जाती थी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो ये अब चेंज हो चुकी है, अब ये अंशु पब्लिशर्स के नाम से जानी जाती है, और आप लोग इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को अंशु पब्लिशर्स के नाम से इसको सर्च करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। अंशु पब्लिशर्स इन सारी चीजों में डील करती है। आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता है तो नॉर्मली इन तीनों मेथड्स को यूज करके आप लोग अपने अपने रिक्वायर्ड मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं अंशु पब्लिशर्स की ओर से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों का मेन डिस्कशन पेज। दोस्तों, आज हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, अब हम लोगों का डिस्कशन वाला पेज स्टार्ट हो चुका है। तो ये है BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, अंग्रेजी संचार कौशल, या हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी संवाद कौशल। इस पे हम लोगों को आज डिस्कस करना है। एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये वीडियो सीरीज आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग गैस पेपर देखेंगे, सैंपल पेपर देखेंगे, नोट्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को देखेंगे। ठीक है, क्लियर सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने देख लिया था। राइट अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, यहाँ एक चीज पिछले वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, इनकोडिंग के बारे में और मैसेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो इनकोडिंग होती है ना, ये माइंड में होती है। माइंड में मतलब मेरे कहने का मतलब हो गया कि जैसे मैं सेंडर हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को मैसेज डिलीवर कर रहा हूं, आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, मैंने लेक्चर डिलीवर करने से पहले, आप लोगों के सामने आने से पहले मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं जो यहाँ पर है। ठीक है, सेंडर, इनकोडिंग वगैरह वगैरह स्लाइड्स बनाए मैंने। फिर मैंने सोचा होगा कि मुझे कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है कि आप लोग मेरी बातों को वैसे ही समझ पाएंगे जैसा कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। मतलब कुल मिला के मैंने सारी बातों को बोलने के लिए खुद प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग इनकोडिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनकोडिंग के नाम से। ठीक है, और इसी के नेक्स्ट स्टेप को हम लोग कहते हैं मैसेज। ये हम लोगों को दिखता है दोस्तों। दिखता कैसे है? जैसे कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। समझे ना? मेरे थॉट्स है, मेरे फीलिंग्स है जो आप लोगों के सामने है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले इनकोडिंग होती है, माइंड में होती है, सारी चीजें पहले माइंड में जनरेट होती है, उसके बाद हमारे मुंह से जो बातें निकलती है वो मैसेज होता है। तो पहले इनकोडिंग हुई माइंड में, फिर उसके बाद मुंह के माध्यम से हमारा लेक्चर डिलीवर हुआ, हमारे मैसेज डिलीवर हुए। तो इनकोडिंग माइंड में पहले हुआ, मैसेज डिलीवरी बाद में हुई। तो आई थिंक ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड ये हम लोगों ने देख ली थी, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ये देख ली थी हम लोगों ने। बोथ मेथड यूज, नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एस्थेटिक, विजुअल, other types of communication, formal communication, informal communication, macro functions of communication, मार्शल मुल्हान ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों को व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ दीज बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करना, और साथ ही कुछ अन्य प्रश्न भी है, उसे भी हम लोगों को डिस्कस आज करना है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैरियर्स मीन्स होता क्या है, तो मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देता हूँ। बैरियर्स मीन्स होता है रुकावट, ठीक है। मतलब इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव का मतलब हम कह सकते हैं कि सफल, ठीक है, या हम कह सकते हैं अच्छा, ये भी कह सकते हैं, या परिपक्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड जो है ना, ये इफेक्टिव वर्ड जो है यहाँ क्वेश्चन और आंसर के कॉन्टेक्स्ट में बदलेगा, ठीक है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, ठीक है, जो संवाद हम करते हैं, जो भी संचार हम करते हैं, उसमें कुछ रुकावटें आ जाती हैं। वो रुकावटें क्या हैं, ठीक है, उन रुकावटों की चर्चा करनी है, और हाउ दिस बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड, इन रुकावटों को कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपने कम्युनिकेशन को कर सकें। तो ये है मुद्दा, ठीक है। हमें इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट तो वही चीज लिखी हुई है, व्हाट डू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ऐसा कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसी को डिस्कस करना, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि एनी पैरामीटर्स दैट लिमिट्स द पर्पस ऑफ और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। यहाँ ट्रांसमीटर को आप कह सकते हैं सेंडर, ठीक है। Sender and the receiver is a barrier to communication. A communication barrier may limit or reduce the ease at which we communicate, and hence the name barrier. The process of communication has multiple barriers. The intended communique will often be disturbed and distorted, leading to a condition of misunderstanding and failure of communication. The barriers to effective communication could be of many types, like linguistic, psychological, emotional, physical, cultural, etc. We will see all these types in detail below. तो देखिए इतना लंबा चौड़ा हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली मैं समझा रहा हूँ। होता क्या है, जैसे कि मैं एक सेंडर हूँ, ठीक है। सेंडर जब किसी रिसीवर को मैसेज भेजता है, ठीक है, तो उस बीच में क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ रुकावट पैदा हो जाती है। उसी रुकावट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के नाम से जानेंगे। अब देखिए इस रुकावट की वजह से होता क्या है कि कभी कभी जो रिसीवर होता है वो बातों को समझ नहीं पाता कि आखिर सेंडर कहना क्या चाह रहा है। लगता है आप लोग नहीं समझेंगे, जैसे मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जितनी बातें कर रहा हूँ तो वो मैं बेसिकली बायलिंगुअली बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम टाइम्स मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश को हिंदी में समझाऊँ। तो हम मान लेते हैं आप लोगों में से 100 बच्चे भी इस वाले पूरे के पूरे वीडियो सेशन को देख रहे होंगे। उसमें से उम्मीदतः हम उम्मीद कर सकते हैं कि 90% बच्चे जो है वो हिंदी समझ रहे होंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा। लेकिन 10% बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें हिंदी आती ही नहीं है, खास करके जो साउदर्न इंडिया साइड्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगभग हिंदी नहीं आती है, वो इंग्लिश में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो अब साउथ इंडियन कोई स्टूडेंट है, वो अभी समझने की कोशिश करेंगे तो संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद मेरी बातों को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वही अगर नॉर्दर्न इंडिया साइड के लोग हैं, यहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो मैं चूंकि हिंदी में समझा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब बैरियर कहाँ आया, बैरियर यहीं पे आया दोस्तों। नॉर्थ इंडियन लोग तो समझ गए, ठीक है, हालांकि ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि साउथ इंडियन लोग हिंदी नहीं समझते, ऐसा नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर हम मुद्दे पर आते हैं। तो नॉर्दर्न इंडियन जो है, जो नॉर्थ इंडियंस हैं, वो तो समझ गए, लेकिन साउथ इंडियन नहीं समझ पाए मेरी बातों को। अगर नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और उन्हें हिंदी समझ आती नहीं है। तो यही क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। इसमें होता क्या है कि जो संदेश होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो संदेश एग्जैक्टली रिसीवर को मिलना चाहिए, सामने वाले को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता, ठीक है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन फेलियर होता है, एग्जैक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। खैर आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक बैरियर। इसकी चर्चा तो अभी मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में कर ही चुका हूँ। सॉरी दोस्तों, सर्दी खांसी है, थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज थोड़ी चेंज लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मैं भी परेशानी में हूँ, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, आप लोगों के एग्जाम्स भी तो हैं, तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिंग्विस्टिक बैरियर की बात करते हैं। द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट
effective communication. Language is the most commonly employed tool of communication. The fact that each major region has its own language is one of the barrier to its to effective communication. Sometimes even a thick dialect may render the communication ineffective. As per some estimate, the dialects of every two regions change within a few kilometers. Even in the same workplace, different employees will have a different linguistic skills. As a result, the communication channels that span across the organization would be affected by this. तो लिंग्विस्टिक बैरियर की चर्चा अभी मैं कर चुका हूँ। यह एक तरह का मेन बैरियर होता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत है ना, वो भाषाओं से भरी हुई विविधताओं वाला देश है। इसमें कुल मिला के 28 राज्य है, 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और 28 राज्य के अंदर लगभग 28 तरीके के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं हालांकि मुझे अंग्रेजी आती है, संस्कृत भी आती है, थोड़ी बहुत मैथिली भोजपुरी वगैरह आती है, वो सब स्थानीय भाषा है, भाषा भी नहीं है, बोली है, डायलेक्ट्स है। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी भाषी कहलाऊंगा क्योंकि मैं प्रॉपर बिहार साइड से आता हूँ, और मुझे जितनी हिंदी आती है, मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी हिंदी संभवतः साउथ इंडियन लोग बोलते होंगे, क्योंकि वो लोग या तो वहाँ की रीजनल भाषाओं को प्रेफर करते हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है, तेलुगु भाषाएं हैं, उनको प्रेफर करते हैं, या फिर इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो अब मैं अपनी भावनाओं को अगर उन तक सीधे सीधे हिंदी माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातों को वो लोग उतने अच्छे से समझ पाएंगे। मे भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी अभी तो पैन इंडिया बेसिस पे लोग समझते हैं। ठीक है, लेकिन शायद मैं उनकी बातों को नहीं समझ सकूं। ठीक है, वो अगर मेरी बातों को, मेरे संदेश को सुनने के बाद कुछ कहना भी चाहेंगे, तो शायद मैं नहीं समझ पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं आती तमिल या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम वगैरह। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं मुझे आती नहीं है, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाया? इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाया, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाया। मेरी बातें तो वो शायद वो लोग समझ गए, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं समझ पाया। तो यहाँ पर जो बैरियर हुआ, यही लिंग्विस्टिक बैरियर हुआ। इवन हम ये देखते हैं कि एक ऑफिस में, एक बड़े से ऑफिस में, मान लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ऑफिस है, उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉय अलग अलग स्टेट से आकर के काम करते हैं। तो अलग अलग स्टेट से एम्प्लॉय आते हैं, काम करते हैं, तो उन सभी के पास अलग अलग क्या है, लिंग्विस्टिक स्किल्स है। इवन हिंदी की ही बात कर लेते हैं, बिहार के लोग हिंदी कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, वहीं दिल्ली चले जाइए तो दिल्ली के लोग कुछ हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, दोनों के लिंग्विस्टिक स्किल्स में चेंजेस है। तो इवन इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके अंदर कई सारे स्टेट से लोग आते हैं काम करने को। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग, अलग अलग भाषी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, मेरी बातों को समझ गए ना आप लोग? आई थिंक सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायलेक्ट की चर्चा की गई है। ठीक है, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, स्थानीय भाषा जो होती है ना, उसे बोली कहते हैं। जैसे बिहार के लोग प्रॉपर हिंदी तो बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मैथिली भी बोलते हैं। अब बिहार के लोग बिहार में ही ऐसे हैं, कुछ लोग मैथिली को समझते नहीं है। ठीक है, बिहार में भी कई लोग हैं जो मैथिली को नहीं समझते, उन्हें हिंदी समझ आती है। ठीक है, भोजपुरी, जैसे कि कुछ लोग बिहार में ही भोजपुरी बोल लेते हैं, भोजपुरी समझ लेते हैं। मैं प्रॉपर अपनी बात कर लेता हूँ, भोजपुरी मैं समझ लेता हूँ, लेकिन उतने अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। तो ये क्या है, अगर मेरे सामने कोई सिर्फ भोजपुरी जानने वाला आदमी खड़ा कर दिया जाए, वो बोलेगा, मैं समझ तो लूंगा, लेकिन शायद मैं उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर नहीं पाऊंगा, मैं उसको भोजपुरी भाषा में बोल नहीं पाऊंगा, मैं उनसे बातें नहीं कर पाऊंगा। तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे। अब है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, सॉरी, गला मेरा सूख रहा है, तबीयत खराब होने की वजह से खांसी लगने वाली है, मेरे को लग भी गई है थोड़ी सी। चलिए साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक ही होता है ना? हाँ, साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक ही होता है। तो इससे संबंधित कुछ बैरियर्स होते हैं, उस पर भी हमें अभी चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दीज आर वेरियस मेंटल एंड psychological issues that may be barriers to effective communication. Some people have a stage of fear, speech disorder, phobia, depression. Next slide में देख लेते हैं एक बार। etc. all are these conditions are very difficult to manage sometime and will most certainly limit the ease of communication. देखिए साइकोलॉजिकल मैंने क्या बताया, मनोवैज्ञानिक, मन से संबंधित है। इस तरीके का जो बैरियर है मन से संबंधित है। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बातें आप लोगों तक बिना झिझक, बिना किसी समस्या के पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
तो आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए जहां पर मुझे आप लोगों से बात करने में डर लगने लगे। डर लगने का मतलब कि मैं एकदम धीरे से बोलूं, मैं ये सोचने लग जाऊं कि भैया मैं कैसे लेक्चर बोलूंगा, कैसे लेक्चर डिलीवर करूंगा, मेरी बातें बच्चे समझेंगे भी या नहीं समझेंगे। तो मेरे दिमाग में जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे मन में जो फियर, जो मेरा डर बोल रहा है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, बच्चों को नहीं समझा पाऊंगा, तो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। ये मनोवैज्ञानिक बैरियर है, ठीक है। और इससे क्या होती है, कम्युनिकेशन अफेक्टेड होती है, ठीक है। अब मैं अपनी बातों को बोलने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन मैं आपसे डर रहा हूं, मुझे एक फियर है कि शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जितना मेरा डर अधिक होगा उतनी ज्यादा समस्या होगी मुझे आपसे कम्युनिकेट करने में, आपसे बातें करने में। जितना कम मेरा डर होगा मैं उतने अच्छे तरीके से आपसे कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट इमोशनल बैरियर। The emotional IQ of a person determines the ease and comfort with which they can communicate. A person who is emotionally mature will be able to communicate effectively. On the other hand, people who let their emotion take over will face certain difficulties. A perfect mixture of emotion and facts is necessary for effective communication. Emotions like anger, frustration, humor can blur the decision-making capacities of a person and thus limit the effectiveness of their communication. इमोशनल बैरियर होता है भावनाओं से संबंधित बैरियर, ठीक है। मतलब मूड, मूड समझते हैं ना, मूड मतलब किसका मूड कैसा है, इससे संबंधित बैरियर जो है हम उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशनल बैरियर्स की कैटेगरी में रखेंगे। अभी आप लोग शायद नहीं समझेंगे, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को समझ जाए, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन के बारे में सोचिए कि लेक्चर आपके सामने यूट्यूब पे है, ठीक है। लेकिन लेकिन समस्या यह है कि आप गुस्से में हैं, तो यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा है लेकिन आपका ध्यान है ही नहीं लेक्चर पे, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप एंगर हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में शायद आप मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे और इससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाएगा, समस्या आएगी उसमें, ठीक है। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं शायद वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो दिस इज नोन एज इमोशनल बैरियर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इमोशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ताजा ताजा एकदम अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अक्सर वीडियोज में कहता हूँ कि दोस्तों मैं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि बगल से आवाज सुनाई दे रही होगी आपको। तो मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ तो बगल में कुछ छपरी लौंडे टाइप रहते हैं, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि शाम नहीं सॉरी रात के 11-12 बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा टाइम होता है, हालांकि वो उनका नेचर है, शायद मेरा ही समय गलत है, ठीक है, फिर भी क्या होता है कि 11-12 बजे वो लोग क्या करते हैं, बालकनी साइड में आ जाते हैं और म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, ठीक है, 4-5 लड़के हैं तो बजाते हैं। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि भैया मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। अब मैं उन्हें बोलने जाऊंगा तो शायद वो मुझसे लड़ पड़ेंगे कि भैया मेरा गाना है, मेरा फोन है, मेरी बालकनी है, मैं बजाऊंगा, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको क्या। तो उस समय क्या कर सकते हैं, दिक्कत होगी। तो शायद मैं उन्हें जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ शायद वो नहीं समझ पाएंगे। तो क्योंकि इमोशनली शायद वो एंगर हो जाए, गुस्से में आ जाए, वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो शायद मैं उनसे कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने तरीके से एडजस्ट करके अपना काम चला लेता हूँ। तो देखिए उनका एंगर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं ही शांत हो जाता हूँ और मैं आप लोगों से बातें करने के लिए मैं अपने आप को ही एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इमोशनल बैरियर्स का एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे देखने को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। They are the most obvious barriers to effective communication. These barriers are mostly easily removable in principle at least. This includes barriers like noise, closed doors, faulty equipments used for communication, closed cabins. It is sometimes in large office the physical separation between various employees combined with sometimes in a large मिस्टेक हो गया, ऊपर वाली लाइन को मैं अगेन रिपीट कर रहा था। तो वेरियस एम्प्लॉयज कंबाइंड विद द फॉल्टी इक्विपमेंट में रिजल्ट इन सेवर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फिजिकल शारीरिक बैरियर, वस्तुओं से संबंधित बैरियर कम्युनिकेशन में जो होता है उसे हम फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे मैं भी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो एक माइक को यूज कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं ये जो माइक वाला मेरा इक्विपमेंट है ये सही ना हो, ठीक है, तो शायद मेरी बात जो है उतने क्लियर तरीके से आप तक नहीं पहुंचेगी, मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी अच्छे से। अब मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है
कि आपको समस्या होगी समझने में। तो फॉल्टी इक्विपमेंट्स भी एक से समय में क्या होता है कि फिजिकल बैरियर्स जो है वो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि बाहर बालकनी में कुछ लड़के जो है वो रात के 11-12 बजे अक्सर फोन में म्यूजिक वगैरह सुना करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने डोर को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उधर से आवाजें कम आए। समझे ना, मैं एकदम पूरे पैक्ड रूम में अपने वीडियोज को रिकॉर्ड करता हूँ, कहीं से भी आवाज ना आए। अगर मैं मान लेता हूँ कि डोर को ओपन कर दूं तो जाहिर सी बात है बाहर से हवा हवा आएंगी, एक तो हवा का झोंका चलेगा, फिर दूसरी बात वो म्यूजिक साउंड भी आप लोगों को सुनाई देगा, तो आप लोग शायद इरिटेट होंगे। तो ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कल्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। As the world is getting more and more globalized, any large office may have people from several parts of the world. Different cultures have a different meaning for several basic values of society, dressing, religion or lack of them, food. अगली स्लाइड में देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है, एक सेकेंड। ड्रिंक्स, पेट्स एंड द जनरल बिहेवियर विल चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर. Hence, it is a must that we must take these different cultures into account while communication. This is what we call being culturally appropriate. In many multinational companies, special courses are offered at the orientation stage that let people know about other cultures and how to be cautious or tolerant of other. देखिए, ये एक तरह से कल्चरल बैरियर होता है, सांस्कृतिक बैरियर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मान के चलते हैं जैसे नॉर्थ इंडियन लोग हैं, ठीक है, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर इंडिया के कई सारे स्टेट से लोग अपने काम करने को आते हैं, ठीक है, ऑफिस में वर्क करने को आते हैं। अब नॉर्थ इंडियन साइड के लोग जो होते हैं, उनके जो पूजा करने का मेथड है, जो प्रे करने का मेथड है, वो साउथ इंडियन लोगों से थोड़ा अलग है। ठीक है, साउथ इंडियन लोग थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेयर करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा डिवोट होते हैं गॉड के प्रति। तो एक तो ये हो गया। अब क्या होता है कि मान लेते हैं ऑफिस में कोई ऐसा फंक्शन रह गया जिसमें कि क्या कहते हैं कि ऐसे ही पूजा वगैरह संबंधित कुछ फंक्शन, कभी रेयरली ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में यहाँ के लोगों के पूजा पद्धति अलग है, वहाँ के लोगों की पूजा पद्धति अलग है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपस में दोनों एक दूसरे की पूजा पद्धतियों से कोऑर्डिनेट करके काम करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर पूजा वगैरह करने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कल्चरल बैरियर हो गया। हालांकि इसको आप लोग उतने अच्छे से नहीं समझेंगे। चलिए मैं आपको एक और एक कोई अन्य एग्जांपल लेकर के बताऊँ। मान लेते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई लोग कई स्टेट से लोग आ रहे हैं काम करने को। अब नॉर्थ इंडियन लोग फुल पैंट कुर्ता या शर्ट वगैरह पहनते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ इंडियन लोग क्या करते हैं, तो वो धोती और वो वाइट कलर का शर्ट पहनना पसंद करते हैं। अब एक ही ऑफिस में उन्हें काम करना है, ठीक है। अब इन्हें भाई नॉर्थ इंडियन लोगों को धोती वाले पसंद नहीं है और उन्हें जीन्स वाले पसंद नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन अगर वो करने की कोशिश करेंगे ड्रेसिंग सेंस की बदौलत, क्योंकि दोनों ही लोगों को ड्रेसिंग सेंस दोनों का अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद वो आपस में बातें नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से कल्चरल बैरियर हो गया। तो इन कल्चरल बैरियर को समाप्त करने के लिए कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, तो कोर्सेज ऑफर करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं सारे के सारे एम्प्लॉय को, और कहती हैं ओरिएंटेड स्टार्टिंग पीरियड में कि आप लोग एक दूसरे के कल्चर को जान लें, समझ लें और एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होने पर मिलजुल के रहने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब हो गया, आपको एक तरह से मान लेते हैं कि बीमारी वगैरह से संबंधित बैरियर, ठीक है, या इसे कह लेते हैं शारीरिक। हालांकि मैंने बता ही दिया वो क्या कहते हैं फिजिकल बैरियर, तो मैंने बता ही दिया ऊपर में। ये फिजियोलॉजिकल है, दोनों में थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंस है। ठीक है, फिजिकल बैरियर में क्या था कि इक्विपमेंट्स वगैरह फॉल्टी है, क्लोज डोर्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये क्या था कि बाहरी चीजों में अगर कुछ फॉल्ट है तो वो फिजिकल बैरियर होगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें, अगर किसी सेंडर के साथ कोई समस्या है, सेंडर मतलब एक लिविंग बींग के साथ कोई समस्या, मान लेते उसे कोई डिसऑर्डर है, कोई परेशानी है, तो उस समय में अगर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। सर्टेन डिसऑर्डर्स और डिजीज और अदर limitations could also prevent effective communication between the various channels of an organization. The shrillness of voice, dyslexia, etc. are some examples of physiological barriers to effective communication.
However, these are not crucial because they can easily be compensated and removed. तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे सेंडर को क्या होता है, कुछ बीमारी वगैरह होती है, कुछ समस्याएं होती है, तो उस समय भी कभी कभी क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज सर्दी खांसी है, ठीक है, मेरा गला सूख रहा है और शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, थोड़ा मतलब फटा फटा सा, एकदम मोटा मोटा सा आवाज़ निकल के आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोग शायद अच्छे से शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा का पूरा गला सूख रहा है और मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी मान लेते हैं मेरा पूरा का पूरा गला ही बैठ जाए, बैठ जाने का मतलब मैं बहुत ही कम आवाज में बोल पाऊँ, ठीक है, मैं एक सेंडर हूँ। अब चूंकि मेरे साथ समस्या है, मेरे साथ एक डिसऑर्डर है, तो उस सिचुएशन में शायद मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मेरी जो वॉइस है वो उतनी श्रील नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, ठीक है, ये कुछ समय के बाद ठीक हो जाए, जैसे मेरा गला ठीक हो जाएगा, मैं फिर से बातें करूंगा आप लोगों से, अच्छे तरीके से बात करूंगा, ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। ऑल दिस टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वी आल्सो कवर्ड द मेन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑल these are necessary to understand and overcome barriers to effective communication. Now it is time for how you can easily overcome barriers to effective communication. Here are 9 effective ways you can overcome barriers to effective communication. तो यहाँ पर यह है कि देखिए हमने अभी सारी बातें कर ली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, फिर हमने उसके बैरियर्स के बारे में भी बातें कर ली, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इन बैरियर्स को ठीक कैसे किया जाए, इन बैरियर्स, ये जो समस्याएं हैं, ये जो रुकावट, इन्हें हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के, हालांकि कई सारे वेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ 9 को कैटेगराइज करने की कोशिश की, 9 इफेक्टिव वे मैंने यहाँ पर डाल रखा है स्लाइड के अंदर, उसकी चर्चा हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे, ठीक है, ये 9 बैरियर्स हैं, इसकी चर्चा हमें करनी है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, जिसको भी ये स्लाइड चाहिए, जिन भी छात्र को ये स्लाइड चाहिए, वो व्हाट्सएप कर देंगे 9523779253 पर, तो उनको ये स्लाइड कुछ पैसे चार्ज करके मिल जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से इस स्लाइड को पढ़ करके अपने एग्जाम दे सकते हैं, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात, आप अपनी समस्याओं का समाधान इन दोनों में से किसी भी इंस्टा हैंडल को यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप यहाँ पे फॉलो करके आप अपने मैसेज डाल दीजिएगा, आपके मैसेज जो है वो तुरंत सुन लिए जाएंगे, और हम लोग अपनी तरफ से, जो अंशु पब्लिशर्स की टीम है, वो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि आपको हर संभव मदद, हेल्प जो है वो अवेलेबल करवा दी जाए, ठीक है। और जो ये स्लाइड है, जो अगर जिनको नहीं लेना है व्हाट्सएप करके, तो वो वेबसाइट पे ansupublishers.com वेबसाइट पे जा करके भी इन स्लाइड्स को परचेज कर सकते हैं। ओपनली ये स्लाइड्स जो है ansupublishers.com की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, ठीक है। और साथ ही ये जो वेबसाइट, ये स्लाइड परचेज की लिंक जो है, PDF लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर नाउ क्लियर, ऑल क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग इन 9 चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मेक योर आइडियाज क्लियर बिफोर कम्युनिकेटिंग, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नीचे इसी को इलेबोरेट करके बताया गया, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप लोग खुद समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर है। छोटी सी बात है कि अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है, अपने बैरियर्स को दूर करना है कम्युनिकेशन के दरमियान, तो सबसे पहली बात कि जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मैसेज देने से पहले आप ये एश्योर कर ले कि आपका जो आइडिया है वो सही है, वो एकदम क्लियर है, और आप अपनी बातों को बिल्कुल वैसे रख पाएंगे जैसे कि आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मान लेते हैं मुझे यही पता नहीं रहेगा कि मुझे आपसे बातें कैसे करनी है, मुझे आपको बोलना क्या है, मैं आपको क्या लेक्चर डिलीवर करूंगा, तो मेरा आइडिया ही क्लियर नहीं है, तो मैं क्या घंटा कम्युनिकेट करूंगा आप लोगों से, कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो मेक योर आइडियाज क्लियर बिफोर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन से पहले अपने आइडियाज को क्लियर करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंश्योर द टाइम ऑफ योर कम्युनिकेशन इज गुड, आप हर संभव प्रयास करें कि आप अपने समय को यूज करें, अच्छे से यूज करें, भले आप थोड़ा समय ज्यादा ले, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा करें, ठीक है। यूज अ लैंग्वेज यू रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, आप वैसे लैंग्वेज का प्रयोग करें, ठीक है, जो आपका रिसीवर समझता हो। जैसे मैं हिंदी प्रयोग कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने बच्चे अगर वीडियोस को देखते हैं ना, उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो मैं अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा हिंदी रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक तरीके से हमारे लिए मददगार साबित होता है, ठीक है ना। चौथा नंबर है मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट, ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करना चाहिए सेंडर को, मैसेज देने वाले को, कि वो अपने मैसेज को एकदम शॉर्ट रखे और पॉइंट टू पॉइंट रखे। अब मान लेते हैं मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इस बीच में मैं अपने
प्रेमिका की कहानी सुनाने बैठ जाऊं, जो कि है नहीं, ठीक है, तो वो तो फिर एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं इसी के साथ साथ मैं आपसे आईपीएल की बातें करने लग जाऊं, किसी मूवी की बातें करने लग जाऊं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैसेज को एकदम क्लियर रखना है, पॉइंट टू पॉइंट रखना है और शॉर्ट रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैरियर्स खत्म हो गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। नौ, पांचवा नंबर पॉइंट, चेकिंग इफ द अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड योर मैसेज। तो अब ऐसा नहीं है कि आप अपने मैसेज दे दिए और मस्त हो गए कि भैया अब हमारा काम तो हो गया, नहीं, बल्कि हमें चेक करना है कि हमने जो मैसेज रिसीवर को दिया है वो कितना सही है, मैसेज रिसीवर ने उस मैसेज को समझा है या नहीं समझा है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने मैसेज को समझा या नहीं समझा, आपको मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन को यूज करेंगे, आप बताएंगे कि सर मुझे समझ आया या नहीं आया, ठीक है। आई होप आप लोग इतना क्लियर समझ गए होंगे। अब छठा नंबर पॉइंट है, यहाँ पर है छठा नंबर पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो बात करने के दरमियान, मैसेज भेजने के दरमियान ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाए या फिर टोन, आवाज, मतलब आवाज का जो बोलने का तरीका है वो गड़बड़ रहना चाहिए या कंटेंट गड़बड़ होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अभी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैं पहुंच जाऊँ बाहुबली मूवी पर, दिक्कत हो जाएगी ना। अब मैं आपसे कितने प्रेम से बातें कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे शासन के साथ बातें करने लगूंगा, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरा मैसेज कॉन्वे जो होना था वो हो नहीं पाएगा। लिसन बिफोर यू स्पीक अगेन, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, मैंने अपने मैसेज उस आदमी को दे दिया, ठीक है, मैंने बोला कि भैया ये का मैसेज कर लेना, ठीक है। तो अब क्या है कि अब वो कुछ बोलने वाला होगा, उससे पहले मैं टपक जाऊं तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो पहले उसको सुनना चाहिए, जो मैसेज मैंने दिया है रिसीवर को, रिसीवर ने समझने के बाद कुछ तो रिस्पॉन्स दिया होगा। तो रिसीवर अगर रिस्पॉन्स देना चाह रहा है तो प्रयास करें कि लिसनर जो है, मतलब जो सेंडर है, पहले उस मैसेज को सुन ले, फिर अपनी बातों को दोबारा रखें, ठीक है। मेरी बातों को समझ गए। 8वें नंबर की बात करते हैं, डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। अब मान लेते हैं एक साथ कई लोग खड़े हैं, ग्रुप में हैं, सभी आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी आपस में बातें कर रहे हैं और हम बीच में टपक गए, तो ये तो वही बात हो गई, अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरी या चुप जाए। तो यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन करने के दरमियान, संचार करने के दरमियान, संवाद करने के दरमियान बीच में नहीं बोलना चाहिए, इंतजार करना चाहिए अपनी अपनी बारी आने का, ठीक है। मेक योर मैसेज जजमेंट फ्री, और हर संभव ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप कोई मैसेज दे रहे हैं तो वो जजमेंट फ्री हो, उसमें किसी तरह का बाइस्ड ओपिनियन ना हो, मतलब आप जो सोचते हैं वैसा ओपिनियन ना हो, बल्कि सभी जो सोचते हैं वैसा ओपिनियन हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो ओपिनियन मत दीजिए आप मैसेज में, बल्कि सभी को जो अच्छा लगे वो मैसेज आप कन्वे करने की कोशिश कीजिए, वो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कीजिए आप। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। मेक योर आइडियाज क्लियर, ये तो बता ही चुका हूँ। इंश्योर द टाइम ऑफ योर कम्युनिकेशन इज गुड, ये भी मैं बता चुका हूँ। यूज अ लैंग्वेज योर लिसनर कैन अंडरस्टैंड, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट बता चुका हूँ। चेक इफ द अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड योर मैसेज, ये भी मैं बता चुका हूँ। टेक केयर योर, एक सेकंड पिछली स्लाइड को एक बार फिर से देखूँ। अच्छा ये छोटी मोटी बात है, ये एक लाइनिंग लिखी हुई थी, मुझे लगा कि कुछ और ही है, ठीक है। तो ये बताने लायक है नहीं, बता ही तो दिया सब कुछ मैंने, छोड़ा क्या मैंने, सब कुछ बता दिया है मैंने। टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ये भी मैंने बता दिया। लिसन बिफोर यू स्पीक अगेन, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। 8 नंबर, डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग, ये भी बता दिया मैंने। मेक योर मैसेज जजमेंट फ्री, ये भी बता दिया। सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। आई होप जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो अब आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। हालांकि इस बीच में मैंने एक स्लाइड या 2 स्लाइड शायद स्किप कर दिया, इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं, तो शॉर्ट में ही जो था ना वो सारी बातें मैंने बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि उसे बताने की आवश्यकता है, ठीक है। Now we will discuss about the next question, the next topic. What are the advantages of non-verbal communication? Advantage समझते हैं क्या होता है? Advantage का मतलब होता है फायदा, ठीक है। नॉन वर्बल के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसे हम कहते हैं, नॉन वर्बल को हम कहते हैं गैर मौखिक संवाद, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसको ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें तो मौखिक या लिखित भी मान सकते हैं, गैर लिखित, जो लिखा हुआ ही ना हो, ठीक है। तो आखिर वो होता किस माध्यम से है, होता किस माध्यम में, किस फॉर्मेट में होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो सिंबल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ये प्लस, या फिर आप
रोड पर चलते हैं, लाइट्स देखते हैं, ठीक है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, ट्रेन वगैरह या बिजली के खंभों पर ये एक हड्डी, एक मुंडी के ऊपर, एक खोपड़ी के ऊपर दो हड्डियां लगी होती हैं। तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ, और मैंने आपको बताया था जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। विजुअल कम्युनिकेशन को हम लोग इनडायरेक्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव when quick communication has to be made to a large group or a person needs to understand a short simple message in a fleeting moment. Signs, when we see signs like red light we stop the vehicle without conscious thought. तो यहाँ पहले इस छोटे से लाइन को डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन होता है जो कि एक टाइम में लार्ज ग्रुप से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, अचानक से रेड लाइट हो गई तो आप लोग रुक गए, ठीक है। रेड लाइट को देखते ही आप लोग रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उस रेड लाइट ने आपको बताया, आपसे एक तरीके का मैसेज कम्युनिकेट किया, आपको कहा, आपको उस रेड लाइट ने कहा कि भैया रुक जा, थोड़ी देर थम जा, उसके बाद जब लाइट ग्रीन होगी तो फिर चल दियो, ठीक है। तो यही है, एक तरीके से यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, ये लॉन्ग या मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल्स को टारगेट किए जाते करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल्स को टारगेट करना। अब मान लेते हैं एक ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, वो रेड लाइट ना हो और एक हवलदार खड़ा हो, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो, या जो वो लोग सिटी वगैरह बजाते हैं, आप लोग देखते होंगे चौराहे पर होते हैं। अब मान लेते एक समय में चारों दिशाओं में, हर दिशा से 500 गाड़ियां लगी हुई है। अब वो अपने मैसेज को अगर कन्वे करने की कोशिश करेगा, वो सीटी बजाएगा, तो शायद उसकी सीटी से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सब लोग आपस में एक दूसरे चौराहे पर ही घूम घूम के पता नहीं एक्सीडेंट वगैरह करवा के ही मानेंगे। आप ये गौर करते होंगे अगर रेड लाइट ना भी हो ना, तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, वो अपने हाथों का प्रयोग करता है, हाथों से ऐसे वो मतलब हाथ हिलाते रहता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा चेहरा तो दिख नहीं रहा, वरना मैं हाथ दिखाता कि वो हाथ से ऐसे ऐसे हिलाते हुए दिखाते हैं कि भैया देखिए अब आपको चलना है, अब आपको रुकना है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो मेरी बातों को आप समझ गए। जैसे साइन मैंने बता दिया, रेड लाइट वाला। सिमिलरली व्हेन वी सी द साइन ऑफ स्कल, ये भी मैंने बता दिया। साइन के माध्यम से क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। साइन के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप्स को, मतलब लंबे ग्रुप को टारगेट किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को टारगेट किया जाता है, ठीक है। Symbols. Some symbols are easy to understand. They convey the same message in almost all cultures. For example, a heart signifies love. A love with a twig in its beak or a white flag means peace or surrender. Some logos are popular in India. The insignia of three lions and the Ashok chakras means the government. तो सिम्बॉल्स के माध्यम से भी क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, और यह भी एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल सिंगल पीपल को भी टारगेट करने के लिए इस तरीके से सिम्बॉल्स के माध्यम से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मान लेते हैं अपनी प्रेमिका से प्रेम है, ठीक है, लेकिन शायद आपको कहने की हिम्मत नहीं है, आप कह नहीं सकते, ठीक है। यू कांट हैव एबिलिटी टू स्पीक दैट यू लव विथ योर गर्लफ्रेंड, तो आप बोल नहीं सकते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप में एक अच्छा वाला ऐसा वाला दिल बना के, भैया ये क्या दिल बन गया, ये भी नहीं हो पाया, चलिए एक अच्छा वाला दिल बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। शायद मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, चलिए। तो आप एकदम बड़ा वाला दिल व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो ये दिल क्या कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये सिंबल्स के माध्यम से भी क्या होता है, मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है, यह भी एक एडवांटेज है, ठीक है। डव जानते हैं, डव, ये डव क्या है, वो साबुन नहीं, वो सॉप नहीं भैया जो आप लोग यूज करते हैं, ये डव का मतलब होता है, ये इसको आप फाख्ता एक पक्षी है, ठीक है, फाख्ता बोलते हैं, कुछ लोग पेड़ुकी बोलते हैं, ठीक है, पोड़की भी बोलते हैं, हालांकि मैंने इस पक्षी को कभी देखा नहीं है, ठीक है। विथ अ ट्विग, ट्विग का मतलब होता है डंडी, ठीक है। अब बेक का मतलब होता है वो चोंच होती है ना, चोंच, ठीक है। तो अगर आप कभी कभी बुक्स में वगैरह में देखते हैं एक पक्षी
अपने चोंच में एक डंडी लिए हुए अगर दिखती है या फिर एक व्हाइट फ्लैग, उजला फ्लैग लिए हुए दिखती है, इसका मतलब है कि या तो वहां शांति स्थापित हो चुकी है या फिर कुछ लोगों ने सरेंडर किया। ठीक है, तो ये क्या है, सिंबल्स के माध्यम से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो किया जा रहा है, और यह भी बहुत सारे ग्रुप को टारगेट करने के लिए किया जाता है, और यह भी एक एडवांटेज है। सम लोगोज आर पॉपुलर, जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, ये वाला अंशु पब्लिशर्स का एक बड़ा सा लोगो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है, इस लोगो को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि भैया ये कौन सी स्लाइड है और किस कंपनी की स्लाइड है। तो ये लोगो क्या कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि भैया ये जो स्लाइड है अंशु पब्लिशर्स की है, इस पे एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है अंशु पब्लिशर्स वालों का। ठीक है, या फिर आप इस मैसेज ये सॉरी इस लोगो को देखते हुए पहचान जाएंगे भैया मुझे पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अंशु पब्लिशर्स के यूट्यूब चैनल पे जाना होगा। तो समझे ना मेरी बात। और या फिर मान लेते हैं अपने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा ले लेते हैं, अशोक चक्र अपने इंडिया में ले लेते हैं। अशोक चक्र क्या है, इसका मतलब होता है कि भैया ये गवर्नमेंट का साइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का साइन है, स्टेट गवर्नमेंट का साइन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। ग्राफ चार्ट एंड फ्लो चार्ट, ये तो शायद, हाँ मुझे याद है, जब हम लोग शायद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने विजुअल कम्युनिकेशन की बात करी थी, तो वहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, शायद 3 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को लाइव दिखाए थे। पहला वाला था शायद मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग था। ठीक है, इसमें दूसरा था, क्या था, हाँ भीमबेटका केव के बारे में मैंने थोड़ी बहुत सूचना आप लोगों को दी थी, भीमबेटका केव। और तीसरा शायद मैंने आप लोगों को कुछ पाई चार्ट वगैरह दिखाए थे। ठीक है, तो ऐसा है ना कि ये 2 बातें तो हम लोग पिछली वीडियो में कर ही चुके थे। भीमबेटका केव में कुछ पिक्चर्स बनाए गए जिसके माध्यम से शायद वो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे, हो सकता है आपस में एक दूसरे से कहते होंगे कि भैया चलो आज हमें शिकार पे चलना है क्योंकि आज हमारे पास कुछ खाना बचा नहीं है, तो चलो भैया शिकार कर लेते। या फिर शायद वो छोड़ के वो मैसेज वो पिक्चर्स वगैरह बना के चले गए, उन्हें अच्छा लगता होगा, आज हम लोग उसको देखते हैं तो कुछ मैसेज हम लोगों को शायद मिलता है कि भैया वो लोग शायद उस समय वैसे वगैरह रहे होंगे, वैसे वैसे रहते होंगे, जंगल में रहते होंगे, आदि आदि पुरुष क्या कहते हो, क्या आदि पुरुष बोल रहा हूँ मैं, मूवी याद आ रही, आदि आदि मानव की तरह जीवन या व्यतीत करते होंगे। तो वो मैसेज हमें वहां से मिल रहा है। मधुबनी पेंटिंग, अब चित्रकार मधुबनी पेंटिंग बना देता है, उसके माध्यम से शायद राधा कृष्ण फिर कभी कभी राम सीता वगैरह की जीवनी को, जीवन काल को दर्शाया जाता है और फिर कुछ अच्छे मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही ये दोनों बात समझ गए। इसी तरह पाई चार्ट वगैरह है, ग्राफ्स, उसके बाद फ्लो चार्ट, ये सब जो है जैसे ये वाला आप लोग देखते होंगे, एक स्क्रीन लेता हूं मैं। ठीक है, ये ऐसे करके आप लोग देखते होंगे, ग्राफ्स वगैरह देखते होंगे। ठीक है, ये क्या है, इसके माध्यम से भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे 2014 में 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। ठीक है, 2015 में 10 लड़के थे, 12 लड़कियां थी, 2016 में 12 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। तो ये भी एक मैसेज कन्वे करने का मेथड है। ठीक है, तो इस माध्यम से भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है और बहुत सारे लंबे लंबे डेटा को इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो यह भी एक बेस्ट मेथड होता है, और इस माध्यम से क्या होता है कि कई सारी सूचनाओं को जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यह भी क्या एडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आई होप इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस। ठीक है, तो कभी कभी हमारा बॉडी लैंग्वेज भी बता देता है कि हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप गुस्से में हैं, ठीक है, गुस्से में है, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा हाथ चमका दीजिए, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा भैया ये तो गुस्से में है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज भी एक तरीके से मेन क्या है, फैक्टर होता है, और यह भी बहुत सारे लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाता है, और इसके माध्यम से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आई कांटेक्ट। तो अच्छा, साइलेंस की बात तो मैंने करी ही नहीं। आप देखिएगा अक्सर जब आप मुंह फुलाए बैठे होंगे ना, तो आप साइलेंट हो जाएंगे, आपसे कोई कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सामने वाला समझ जाएगा भैया इसका मुंह तो फूला हुआ है, ये तो मतलब गुस्से में है या फिर उदास है, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, चल भैया कल बात कर लूंगा इससे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। ठीक है, बिना कुछ कहे ही सब कुछ बोल देना। आई कॉन्टैक्ट, प्रेमिका प्रेमी एक दूसरे के पास खड़े हो जाए तब देखिए आंखों में कैसे नैन मटक्का चलता है। ठीक है,
यह आई कांटेक्ट क्या हो गया, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह भी एक तरीके से एडवांटेज ही है, आंखों के माध्यम से सब कुछ कह देना, ठीक है। तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं सब कुछ सुन लूंगा, मैं सब कुछ समझ लूंगा। तुम आंखों से कुछ बोलो या ना बोलो, मैं आंखें देखकर सब कुछ पढ़ लूंगा। तो यही बात है, ठीक है। तो इसमें और बताने लायक कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्चर, प्रॉपर पोस्चर भी इंपॉर्टेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। यह भी एक एडवांटेज ही कह सकते हैं हम, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यह भी एक एडवांटेज ही कह सकते हैं कि पोस्चर के माध्यम से लंबा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है। जैसे बेंड फॉरवर्ड अ लिटिल, कीपिंग द एल्बोज एट द साइड ऑफ द ट्रंक ऑफ योर बॉडी टू इंडिकेट दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली। आप कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मूवी वगैरह में देखा होगा आपने कि एक टीचर पढ़ा रहे हैं और बेंच पर कई सारे लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं। अब एक लड़का क्या कर रहा है कि अपने हाथों को अपने दाढ़ी के ऊपर रख ले रहा है और फिर अपने कमर को थोड़ा पीछे कर ले रहा है और शांति से सारी बातों को सुन रहा है। तो वो हाथ जो है, जो कि वो लगा हुआ है दाढ़ी के पास से, वो ये बता रहा है कि भैया ये बंदा जो है वो सही तरीके से मैसेज को सुन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, कम्युनिकेशन भी, पोस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस यह भी एक तरीके से एडवांटेज होता है। एक गुड पोस्चर जो है वो एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करने में मदद करता है, ठीक है। अब साइलेंस, ये तो मैंने बता ही दिया भैया, साइलेंस के बारे में ऊपर में ही तो था साइलेंस का लिखा, ये बेकार इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कई सारी बातें हैं डिस्कस करने को, जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर है होमोफोन्स। होमो मीन्स होता है सेम, फोन मीन्स होता है साउंड। तो homophones are words that are pronounced similarly but have different meaning. Examples है सी, सिटी और साइट, सॉरी साइट और साइट। उसके बाद आई है, वेट है, चेक, ये देख लीजिए। ए गुड लिसनर कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट बट एन इनअटेंटिव लिसनर मे डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो होमोफोन्स का मतलब ऐसा होता है भैया, इसे हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। होमोफोन्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर कहाँ गया आई, ठीक है, और ये वाला ई वाई। तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं इसके लेटर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आई एक सिंगल लेटर है और यहाँ पर ई अलग है, वाई अलग है और आई अलग है, ई वाई और ई अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस्ड सेम होते हैं, मतलब उच्चारण सेम होता है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी अलग अलग होता है। जैसे आई का मतलब मैं, ठीक है, और इस आई का मतलब आंख। नहीं समझे मेरी बात? तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि होमोफोन्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंस्ड एक जैसे होते हैं, जैसे ये आई और आई, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो वर्ड्स और लेटर होते हैं उनका मतलब टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है। लेटर्स जो है वो अलग अलग होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे आई वाला एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर बेड, ठीक है, और ये बीईडी। तो यहाँ देखिए बीएडी इसका मतलब हो गया खराब, ठीक है, और ये बीईडी बेड का मतलब हो गया बिस्तर। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि टोटली वर्ड्स सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, लेकिन जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है और इवन वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो भी अलग अलग है। तो होमोफोन समझ गए। अब बात करते हैं होमोग्राफ्स की। तो होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि स्पेल्ड सेम होते हैं, मतलब जिनके अंदर वर्ड्स होते हैं, जैसे ये मिनट है और ये मिनट है, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं और जो लेटर्स है एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, बट डिफर इन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट सेम होते हैं, वर्ड एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग होता है, लेकिन कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, इसको आप मिनट बोल सकते हैं, इसको मिनट बोल सकते हैं, इसको आप मिनट बोल सकते हैं, इसको आप माइन्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सेम स्पेल्ड होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, एक एक वर्ड एक एक लेटर सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है और मैक्सिमम और हर सिचुएशन में इनका मीनिंग अलग होता है। जैसे इस मिनट का मतलब हो गया समय, ठीक है,
और इस मिनट का मतलब हो गया एकदम छोटा, समझे। एक सेकंड, इसको मैं ग्रीन करता हूं आज, छोटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसी तरीके से यहाँ टीयर है, TEAR, यहाँ पर TEAR, ये टीयर का मतलब हो गया आंसू, आंखों से जो आंसू आते हैं, ठीक है। दोनों का देख लीजिए, ये टीयर भी सेम है, ये टीयर भी सेम है, और लेकिन ये टीयर जो है इसका मतलब हो गया, एक टीयर का मतलब होता है शायद फाड़ना, ठीक है। समझे ना, मेरी बातों को समझे ना आप लोग। होमोफोन्स क्या हो गया, वैसे वर्ड जो प्रोनाउंस एक जैसे होते हैं लेकिन उनके वर्ड्स और मीनिंग अलग अलग होते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, जो स्पेल्ड सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन वर्ड और मीनिंग मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। तो मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। मैं सबको इरेज करता हूँ, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेशन एंड अदर स्पीच इवेंट। इसको तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं और कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि स्लाइड के अंदर ऐड नहीं की गई है। इस सभी पॉइंट को अब आप लोग अच्छे से सुनिएगा, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्टिव वोकेबुलरी, एक्टिव वोकेबुलरी, ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव वोकेबुलरी। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड के अंदर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि स्लाइड के अंदर इसको मतलब ऑन टाइम जब आप लोग इसको परचेज करेंगे तो ऐड करवा दूं। तो ये है एक्टिव वोकेबुलरी, ये है पैसिव वोकेबुलरी। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले, मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके बुक में शायद मुझे देखने को मिला था। मैंने लास्ट में एक बार बुक खोलकर आप लोगों का देखा था, तो वहां से मुझे ये पॉइंट्स लगे कि इसको कंसिडर करना चाहिए, तो मैंने उसको उठा लिया है, तो वही मैं भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए एक्टिव वोकेबुलरी क्या होती है कि द वर्ड्स विच आर परफेक्टली और एग्जैक्टली नॉन टू अस, ठीक है, आर एक्टिव वोकेबुलरी, ठीक है, क्लियर। दिस वोकेबुलरी आर लिमिटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैसिव वोकेबुलरी। पैसिव वोकेबुलरी क्या होती है कि दोज वोकेबुलरी और वर्ड्स, दोज वोकेबुलरी और वर्ड्स which is not exactly known to known to us, ठीक है, but we have an idea बोल सकते हैं, an idea, और we can guess, GUESS होगा, the we can guess the meaning, ठीक है, of that word. These are unlimited, यह भी कंसीडर कर लीजिए आप लोग, these are unlimited। शायद ये वाली नीचे वाली लाइन कट गई होगी, मैंने जो बोला उसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए एक्टिव वोकेबुलरी को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसी वोकेबुलरी होती है, इसके अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें परफेक्टली आते हैं, जो हमें एग्जैक्टली आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, गुड, अच्छा, ठीक है, बैड, बुरा। हमें ये क्यों आते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कि हमें ये क्यों आते हैं। हमें ये इसलिए आते हैं क्योंकि इसे हमने याद किया है, ठीक है। तो वैसे वर्ड जिसे हम याद करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं जिसपे हम, तो वैसे वर्ड की वोकेबुलरी को हम लोग एक्टिव वोकेबुलरी के अंदर रखेंगे। और ये वोकेबुलरी लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसे हमने याद किया, और हमारे मस्तिष्क की शक्ति इतनी नहीं है कि हम अथाह वर्ड को, एकदम अनलिमिटेड वर्ड्स को याद कर पाए। अगर ऐसा होता है तो हम सारे दिन की बातों को बहुत अच्छे से याद रख पाते। क्यों ऐसा होता है कि हम जो 1 घंटे पहले करते हैं, 1 घंटे पहले याद करते हैं, 1 घंटे बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है उसको बोलता है भैया निकल जा माइंड से। तो ये जो एक्टिव वोकेबुलरी होती है ये लिमिटेड होती है, ठीक है। मेरी बातों को समझे या नहीं समझे आप लोग? आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है,
क्लियर, एक्टिव वोकेबलरी समझ गए। अब पैसिव वोकेबलरी की बात करते हैं, ठीक है। पैसिव वोकेबलरी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना एग्जैक्टली हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि ये एग्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर भी हम उस वर्ड को गेस कर लेते हैं, हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ इसका ये मीनिंग हो सकता है, मे बी ऐसा कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, और ये अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको याद नहीं किया, हमने जब जस्ट इसको गेस करके एकदम मतलब चला दिया है काम, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वोकेबलरी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इरेज करता हूँ, एक सेकेंड, ये वाले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी, सॉरी, इसको स्लाइड में ऐड करना ही भूल गया, तो मुझे अभी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे एक एंटीसेप्टिक, आप लोग अक्सर बोलते होंगे एंटीसेप्टिक क्रीम, क्या आपको इसमें एंटीसेप्टिक का मतलब पता? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसको जानने की कोशिश ही नहीं की। रेलवे स्टेशन, क्या आपको इस स्टेशन का मतलब पता है? आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं पता। सिगरेट, पता है क्या इसका मतलब? नहीं पता, ठीक है। क्रिकेट, क्या इसकी एग्जैक्ट हिंदी पता है क्या? सॉरी मिस्टेक हो गया, क्रिकेट इसका एग्जैक्ट हिंदी पता है क्या? नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको अपने निजी जीवन में यूज करते हैं। ऐसे कई वर्ड्स हैं जिसकी हिंदी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन्हें यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्ड्स की वोकेबलरी को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे वर्ड्स की वोकेबलरी को हम पैसिव वोकेबलरी के अंदर रखेंगे, और ये बहुत अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। एक सेकेंड, अब क्या बताना था, एक्टिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी मुझे दिखी थी, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब थोड़ा सा मुझे याद करने दीजिए क्या था बचा हुआ। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, एक सेकेंड, होमोफोन्स कर लिया है, होमोग्राफ्स कर लिया, शायद होमोनिम्स है, चलिए होमोनिम्स को डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड में पेन ले लूं। होमोनिम्स, देखिए ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि संभवतः इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मे बी। तो द वर्ड, ठीक है, विच हैव मेनी मीनिंग्स विल बी होमोनिम्स, ठीक है। वैसे वर्ड जिसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, होमोनिम्स की संज्ञा देंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, दीज हैव सेम स्पेलिंग, ठीक है, एंड प्रोनाउंसिएशन, बट different meaning in different context। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा ये है ना कि होमोनिम्स, ठीक है, और क्या कहते हैं, कभी कभी होमोफोन्स को लोग जो है ना एक मान लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर, हाँ, ये होमोग्राफ्स, सॉरी, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स को कुछ कुछ लोग सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं हो सकता। चलिए पहले यहाँ पर चले आते हैं, ठीक है। देखिए अभी होमोनिम बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुद्दा क्या है। जैसे एक क्लब ऑफ पीपुल, ठीक है, और एक क्लब ऑफ कार्ड। अब कुल मिला के देखा जाए तो ये क्लब भी सेम है और ये क्लब भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनके जो वर्ड मीनिंग है ना वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। तो वैसे वर्ड, वैसे सेम वर्ड्स जिनके मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो उसे हम होमोनिम कहेंगे। जबकि अगर हम होमोग्राफ्स की बात करें, ये वाला जो होमोग्राफ है, ये वाला,
यहाँ पर ये वाला जो होमोग्राफ है, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर बिना किसी सेंटेंस की मदद से डायरेक्ट ही वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर माइन्यूट, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कहते हैं इसको, फिर मिनट ले लीजिए, तो ये मिनट का मतलब हो गया समय, ठीक है, और इस मिनट का मतलब हो गया आपको क्या कहते हैं छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब क्लब लिखेंगे ना तो क्लब का सीधा मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, समझे। तो लेकिन यहाँ पर क्या, एक क्लब ऑफ पीपुल तो मतलब कई सारे लोगों का समूह, और एक क्लब ऑफ कार्ड, यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग अलग हो गया, तो कई सारे कार्ड का एक गुच्छा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यह क्लब का मतलब हो गया ग्रुप, कई सारे लोगों का समूह, यहाँ पर क्लब बन गया समूह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लब बन गया गुच्छा, ठीक है। तब यहाँ पर दोनों में ये सेंटेंस के लेवल पे डिफरेंस होता है। हालांकि कई सारे विद्वान जो है होमोनिम्स को और होमोग्राफ को सेम मानते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है तो मुझे अलग अलग बताना पड़ा, ठीक है। लेकिन मुझे भी पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। होमोग्राफ वैसे वर्ड होते हैं जो कि सेम स्पेल्ड होते हैं लेकिन डिफर करते हैं मीनिंग में। जैसे यहाँ मिनट हो गया, यहाँ ये वाला ये मिनट हो गया, ये मिनट हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह होमोफोन्स में भी होता है, सेम क्या कहते हैं होमोनिम्स में भी होता है। ये होमो यहाँ पर क्लियर करता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। होमोफोन्स नहीं, होमोफोन्स तो बता दिया मैंने, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, होमोग्राफ्स और एक मैंने बताया आपको होमोनिम्स, ठीक है। दोनों इसमें क्या होता है कि वन वर्ड मेनी मीनिंग्स, सिंगल वर्ड मिनट मिनट, इसको आप होमोग्राफ मान लीजिए, ठीक है। होमोनिम में ये क्लब का एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला क्लब। तो यहाँ पर क्या वन वर्ड है मेनी मीनिंग है, स्पेल्ड भी सेम है और उसके बाद प्रोनाउंस भी सेम हो रहे हैं लेकिन मीनिंग डिफर कर रहे हैं। तो ये होमोनिम्स में क्या होता है कि ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग डिफर करता है, जबकि ये होमोग्राफ में क्या होता है कि बिना किसी सेंटेंस के ही मीनिंग डिफर कर जाता है, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि इतना झोल झपाटा से अच्छा है कि आप लोग सीधा जान लीजिए, अगर होमोग्राफ पूछे या होमोनिम पूछे एक ही बात को चिपका के आ जाना है, ठीक है। ऐसे लिख देना, होमोग्राफ की जगह अगर होमोनिम पूछ दे तो बता देना होमोनिम्स आर द वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम बट डिफर इन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, बात खत्म। घंटा हमें कुछ नहीं आता, ये देख के ही आपको एग्जामिनर नंबर दे देंगे, ठीक है। क्या इतनी माथापच्ची करना भाई, दोनों सेम ही चीज है, पता नहीं बुक में क्या अलग दे दिया, कुछ विद्वान मानते भी हैं सेम, ठीक है। तो होमोनिम चर्चा कर ली हम लोगों ने, होमोफोन्स चर्चा कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने एक्टिव वोकेबलरी चर्चा कर ली, पैसिव वोकेबलरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, होमोग्राफ्स हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब थोड़ी सी बात कुछ और भी बच गई है, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और डिस्कशन करने के लायक क्या है, हाइपोनिम्स, ठीक है। तो हाइपोनिम्स जो होती है ना दोस्तों, दीज आर वर्ड कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझे नहीं होंगे, चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, सुपर ऑर्डिनेट और हाइपोनिम। हाइपोनिम का मैंने क्या कहा, वर्ड की कैटेगरीज होती है सिमिलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। फ्रूट्स फ्लावर्स, ठीक है। जैसे एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, एप्पल भी तो एक फ्रूट है। इसी तरीके से अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो ये कोई फ्लावर है क्या, नहीं, ये भी तो फ्रूट है। इसी तरीके से अगर हम लीची की बात करें, यह भी तो एक फ्रूट है। तो ये देखिए, ये कुल मिला के ये तीनों क्या हुए, एक वर्ड की कैटेगरी में आ गए, और वो वर्ड कैटेगरी क्या हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये क्या हो गया, सुपर ऑर्डिनेट हो गया। ये फ्रूट जो है, ये फ्रूट क्या हो गया, सुपर ऑर्डिनेट हो गया। जबकि ये जो एप्पल ग्रेप्स और लीची हो गए, ये आपस में हाइपोनिम हो गए। इसी तरह फ्लावर, रोज ले लीजिए, ठीक है, मेरीगोल्ड ले लीजिए, डाइजी ले लीजिए, तो ये सब क्या हो गए, सुपर ऑर्डिनेट हो गए, सॉरी, ये फ्लावर सुपर ऑर्डिनेट और ये हाइपोनिम्स की कैटेगरी में आ गए, ये रोज मेरीगोल्ड डाइजी वगैरह। तो समझ गए ना मेरी बात को, हाइपोनिम क्या हो गया,
क्लियर। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, मे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले एंटोनिम्स क्या होता है। तो अपोजिट वर्ड्स, और ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो ये किसी का पीछा छोड़ता नहीं है भाई। अगर कोई एसएससी के एस्पायरेंट है तो उन्हें भली भांति पता होगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किस तरीके से उनकी बैंड बजाता है। ठीक है, मतलब परेशान करता है, एंटोनिम सिनोनिम बहुत याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड्स आर क्या होंगे, एंटोनिम्स। अपोजिट वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज एंटोनिम्स। जैसे गुड, गुड का अपोजिट बैड, तो ये क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गए आपस में एक दूसरे के। ठीक है, ग्रेट, फुल, ठीक है, थिक, थिन, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज एंटोनिम्स। इसी तरीके से होता है सिनोनिम्स। इरेज कर दो इसको, येलो पेन ज्यादा मजा आता है। एक सेकंड, और कोई पेन की कैटेगरी है क्या, चलिए इसको देखते हैं। सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स आर सिनोनिम्स। तो एक ही तरीके के जो वर्ड होते हैं ना दोस्तों, उससे हम लोग सिनोनिम की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, टाइनी मतलब भी तो छोटा होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ह्यूज, बड़ा, बिग मतलब भी तो बड़ा होता है। एडवोकेट, वकील, लॉयर मतलब भी तो वकील होता है। प्लीडर मतलब भी शायद वकील होता है, प्लीडर, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ, शायद प्लीडर मतलब भी वकील होता है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गया, क्या हो गए आपस में, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है जिसको कि कवर करना है, मैं कवर करवा देता हूँ। और ये वाला कंटेंट वर्ड है और रूट वर्ड है, नहीं कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड है शायद, कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। राम इज अ गुड बॉय, ही इज लाफिंग। एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे दोस्तों, आप लोग बताइएगा, गुड का कोई मतलब होता है, तो आपका आंसर होगा हाँ होता है। गुड मतलब होता है अच्छा। भाई क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड इरेज करता हूं। अच्छा, ठीक है। बॉय का मतलब लड़का, आप बोलेंगे ना हाँ लड़का होता है इसका मतलब। लाफिंग का मतलब हंस रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इज का मतलब होता है, ठीक है, ए का मतलब होता है एक। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, जब मैं आपसे बोलता हूँ गुड, तो आप क्या समझते हैं, अच्छा, मतलब हो सकता है आपकी तारीफ हो रही हो, है ना, हो सकता है मैं किसी और की तारीफ कर रहा हूँ। ही इज लाफिंग, लाफिंग यहाँ पर लाफ, ठीक है, मतलब हंसना, लाफ। अब जैसे मैं बोलता हूँ लाफ, तो मतलब हो सकता है आप हंसते होंगे या मैं हंस रहा हूँ या कोई और हंस रहा हूँ, आप तो समझ गए तुरंत। अब मैं आपसे पूछता हूँ इज, मैं आपको बोलूँ इज, अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, इज क्या, इज आर क्या बोल रहे हैं आप, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इज आर या ए मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो यही पर डिफरेंस है, यही अंतर है दोनों तरीके के वर्ड्स के बीच में। अब कौन क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये जो गुड है और ये जो बैड है, इसके इंडिपेंडेंट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कंटेंट वर्ड कहेंगे। जैसे गुड बॉय, गुड और बॉय, ठीक है, लाफ, ये सब आपस में क्या है। एक सेकेंड, वही लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया शायद, एक सेकेंड चार्ज में लगा दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। लग गया क्या, हाँ भाई लग गया, 19% हो गया था, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये गुड, बॉयज, लाफ वगैरह वगैरह क्या हो गए, ये सब कंटेंट वर्ड हो गए। इनका वर्ड
सॉरी इनका यूज इंडिपेंडेंट होता है, दीज आर इंडिपेंडेंट वर्ड्स, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट दीज वर्ड्स हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग, जनरली ये सब क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जबकि फंक्शन वर्ड की बात करें तो ऑल दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। दीज वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट कैरी, एक सेकंड इन सब चीजों को इरेज करता हूं। नॉट इंडिपेंडेंट but carry some grammatical meanings। तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम फंक्शन वर्ड के अंतर्गत कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनका कोई अपना मीनिंग नहीं है लेकिन ये ग्रामेटिकल मीनिंग को कैरी करते हैं, इस वजह से इन्हें हम फंक्शन वर्ड कहेंगे। जैसे यहां राम इज, राम से, एक सेकेंड, इस राम से मैं इस इज को हटा देता हूं, अब बताइए, या ए को हटा देता हूं, क्या ये वर्ड कंप्लीट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो रही है? राम और राम गुड बॉय, अब बोलेंगे नहीं कंप्लीट नहीं है। तो ये कंप्लीट कब होगा, जब इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, इज और ए लगा देंगे। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है लेकिन एक ग्रामेटिकल मीनिंग को कैरी कर रहे हैं, इस वजह से इसे हम फंक्शन वर्ड की संज्ञा देंगे। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर यहां से हम क्या करें, इज को हटा दे, ही लाफिंग, क्या लाफिंग है, ही लाफिंग, क्या मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जरूरी है इज का, तो ये इज क्या है, these have no any independent meaning but carry some grammatical meaning and these types of words are known as function words। I hope all these things are now clear, ठीक है। और ये इस तरीके के जो फंक्शन वर्ड होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है, साथ ही आपको मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ड्स होते हैं, बेसिकली ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर, ऑल द कंफ्यूजर्स आर नाउ क्लियर, सारे कंफ्यूजन भी अब क्लियर हो गए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, एक सेकेंड। तो 7 नंबर कुल मिला के शायद मैंने 3 प्रश्न केवल आज डिस्कस किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेशन एंड अदर स्पीच इवेंट, व्हाट आर, और यही क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्जेशन, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये वगैरह वगैरह अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए जिसको डिस्कस करना है। तो सॉरी टू से आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग और सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारी बातें एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा देखने को, कुछ भी नहीं बचेगा करने को, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। जिनको भी ये स्लाइड चाहिए व्हाट्सअप करके ले लीजिएगा, वेबसाइट पे जा करके ले लीजिएगा। अगर वीडियो सेशन में कोई गड़बड़ी कमी त्रुटि नजर आती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग अपने फीडबैक को जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप के ऊपर काम कर सकूँ और आप लोगों के लिए बेहतर जो वीडियो सेशन है वो ला पाऊँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय।